देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, 8th क्लास के साइंस चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है वायु और जल प्रदूषण। ठीक ना। चलो बिना देर किए चलते हैं। कहता है कि पर्यावरण का तब वैसे परिवेश का आवरण है जिसमें सभी जीव जंतु निवास करते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? ठीक ना। तब पर्यावरण में सारे चीज हैं जो हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, उसे कैसे कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। इससे प्रभावित होने वाले पर्यावरण का निर्माण विभिन्न प्रकार के भौतिक और अजैविक चीजों से निर्माण होता है। भौतिक मतलब कि जिसे छू महसूस करते हैं, और अजैविक जिसे छू महसूस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वायु, ठीक ना, etc, ताप वगैरह, प्रकाश वगैरह, ये सब। और जैविक मतलब कि पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव, ये सब कारक से मिलकर क्या बनता है? तो हमारा पर्यावरण बनता है। ठीक ना। पर्यावरण हमारे चारों तरफ के सभी चीजों से मिलकर के बनता है। पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के संतुलन आवश्यक है। पर्यावरण संतुलन क्या है? बहुत जरूरी है। और जीवन के लिए स्वच्छ जल, शुद्ध वायु का होना तो बहुत ही जरूरत है ना। इसी की वजह से, अगर इसी की उपस्थिति नहीं होने के कारण मंगल पर, चंद्रमा पर जीवन नहीं है ना। हवा के नहीं होने के कारण और क्या नहीं होने के कारण? तो जल नहीं होने के कारण वहां पर जीवन का क्या है? अभाव है। आगे बोलता है कि मनुष्यों की बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, है ना, प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन के कारण पर्यावरण के विभिन्न कारकों के बीच संतुलन का अभाव हो गया है। जिसके कारण बढ़ती जनसंख्या के कारण सब कच्चे हो गया, अभाव हो गया। अवांछनीय हानिकारक पदार्थों समान स्तर से कच्चे हो रहे हैं, अधिक हो रहे हैं। मतलब कि खराब की चीज़, अवांछनीय कहने का मतलब क्या होता है? खराब की चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस मात्रा में एकत्रित होने का प्रदूषण कहा जाता है। देखो, प्रदूषण किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे सबसे बी वही पॉइंट, प्रदूषण क्या है, ठीक ना। देखो, प्रदूषण कहने का अर्थ होता है ना, कि जब किसी अच्छा चीज़ों में दूषित पदार्थ मिल जाए, यानी कि अवांछनीय पदार्थ, यानी कि हानिकारक पदार्थ समाहित हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रदूषण कहते हैं। जैसे, है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि पर्यावरण में अवांछित एवं हानिकारक पदार्थों का स्तर से अधिक मात्रा में एकत्रित होना क्या कहा जाता है? प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद पाराचार्ज करके हम लोग लिखेंगे या तो फिर जानेंगे कि प्रदूषक क्या कहते हैं। तो प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ को प्रदूषक कहते हैं। जैसे कि देखो, पानी जो था साफ था, ठीक है, पानी में मिल गया कचरा प्लास्टिक का, तो ये हो गया प्रदूषक। ठीक है, ये हो गया प्रदूषक, है ना। ये पूरा पानी को गंदा कर दिया, तो गंदा पानी हो गया प्रदूषण पानी। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि प्रदूषण के कारण वायु, जल, भूमि आदि की गुणवत्ता में कमी आ जाती है और ये जीवों को उपयोग लायक नहीं रह पा जाता, मतलब कि बेकार हो जाता है। और प्रदूषण के कारण जीवन जगत पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है ना। तो इसमें सबसे पता है प्रदूषण, तो प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जिसमें पहला है वायु प्रदूषण, है ना। फिर उसके बाद मृदा प्रदूषण, समझ रहे हो, है ना। उसके बाद कच्ची ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आता है कच्ची तो जल प्रदूषण, ठीक है ना। उसके बाद आता है कच्ची तो प्रकाश प्रदूषण, ठीक ना। इसके हम बारे बारे में चर्चा करेंगे धीरे धीरे से। कहता है वायु प्रदूषण, जीवन के लिए शुद्ध वायु अत्यंत आवश्यक है, इसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है ना। मन के कहने का मतलब है कि वायु कुछ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि देखो, वायु प्रदूषण का एक छोटा सा रूप दिखा रहा है ना। कैसे दिखा रहा है कि ज्वालामुखी का विस्फोट से वायु प्रदूषण, ज्वालामुखी जब फटता है ना, तो इस तरह से वायु प्रदूषण फैलाता है। और घूर्ण वायु से बवंडर जिस तरफ आता है, तो इस तरह से वायु प्रदूषण को फैलाता है। तो इसमें क्या होगा? वायु प्रदूषण के कारक है। आगे कहता है इसमें कि ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रदूषण में ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। और वायु विभिन्न गैसों तथा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, आर्गन, मीथेन आदि का मिश्रण है। हवा में कौन कौन सा गैस है? तो हवा में गैस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर क्या है? तो नाइट्रोजन, ओजोन, आर्गन, मीथेन, ये सब गैस का क्या है? मिश्रण है, ठीक है। आगे कहता है कि वायुमंडल में बाहर के अवांछनीय पदार्थों के आने या पहले से वायुमंडल में उपस्थित वायु के अवयवों को मात्रा बढ़ने से जब जीव जंतुओं के पेड़ पौधा हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल में, है ना, वायुमंडल में बाहर से अवांछनीय पदार्थ आ जाने से या तो पहले से वायुमंडल में उपस्थित पदार्थों की मात्रा बढ़ जाने से जो जीव जंतु के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उसे कैसे कहते हैं? वायु प्रदूषण। यानी कि अपनी भाषा में ऐसे कहे तो वायु में बेकार की चीजों को मिल जाना ही क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। आगे कहता है कि वायु को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को वायु प्रदूषक कहते हैं। एयर पोल्यूटेंट क्या है? तो, है ना, हवा में जो बेकार की चीजें मिल गया है उसी को कहते हैं कच्ची हवा प्रदूषक या तो वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषण का कुप्रभाव सजीव निर्जीव दोनों पर मिलता है, देखने को, है ना। इसमें वायु प्रदूषण के दोनों पर प्रभाव मिलता है। आगे कहता है वायु प्रदूषण के स्रोत।
तो वायु प्रदूषण के स्रोत बहुत सारे हैं, है ना। वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक स्रोत, एक मानव निर्मित स्रोत, है ना। वायु को दोनों तरह के अवयव घटना दुर्घटित करता है, वायु प्रदूषण करता है। जैसे प्रकृति में होने वाली असमान घटना, जैसे कि ज्वालामुखी फटना, विस्फोट होना, वन में आग लग जाना, है ना, जिसको दावाग्नि कहते हैं, घूर्ण वायु मन के जिसको कहते हैं चक्रवात, तूफान, ये सब, है ना, आंधी तूफान आदि, ये सब वायु प्रदूषित करते रहते हैं, है ना। हवा चलते धूलकण वायु में उड़ जाता है, वायु प्रदूषित हो जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली विषैली गैस, राख, धुआं, दावाग्नि से निकलने वाली राख, धुआं एवं घूर्ण वायु एवं आंधी तूफान, इस सब से निकलने वाला जो होता है कैसे करता है, वायु प्रदूषित करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, है ना, दो उदाहरण जो कि वायु प्रदूषण कर रहा है ना। इसमें हवा को क्या कर रहा है, धूल कण को मिला दे रहा है ना। इसमें भी हवा को धूल कण मिला दे, धूल कण को हवा में मिला दे रहा है, इस तरह से क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण, ठीक है। उसी प्रकार से वो हो गया क्या चीज, प्राकृतिक। और ये सब जो चित्र देख रहे हैं चाहे मानव निर्मित, गाड़ी के चलने से, कोयला के जलने से, फैक्ट्रियों के चलने से जो धुआं निकल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, तब वायु प्रदूषण हो रहा है। आगे बोलता है ये कारण इसके कारण वायुमंडल में फैले धूल कण पर्यावरण को प्रदूषण करता है, इसमें क्या करता है, पर्यावरण को प्रदूषण करता है। और ये सब प्राकृतिक स्रोत है। वायु में उपस्थित पौधों के पराग कण, है ना, पौधों के पराग कण, पौधे में उपस्थित छोटे छोटे पराग कण होते हैं, वो भी प्रदूषण करता है। जीवाणु प्रदूषित करता है, कवक के बीजाणु करते हैं। और वायु प्रदूषण के सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, जो पहले से वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं, इसमें मानव का कोई क्रिया नहीं है। आगे दूसरा का है भाग इसका मानव जनित स्रोत, ठीक है। मानव जनित स्रोत में देखेंगे, मानव के क्रियाकलाप के कारण जो वायु प्रदूषित होता है, तो उसे कहते हैं मानव जनित स्रोत। जैसे कि स्वचालित वाहन, कल कारखाने, कोयला तथा लकड़ी के ईंधन के रूप में दहन, है ना, ताप विद्युत संयंत्र इत्यादि वायु प्रदूषण के मानव जनित स्रोत है। इसमें क्या है, तो मानव जनित स्रोत है। इनमें वायुमंडल में हानिकारक गैसें तथा सूक्ष्म निलंबित पदार्थ उत्सर्जित होता है, जिसमें वायु प्रदूषित होता है। इसमें क्या होता है, तो वायुमंडल में बेकार के चीजें निकलता है और सूक्ष्म निलंबित पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, जिससे वायु प्रदूषित होता है, ठीक ना। आगे बोलता है कि मुख्य प्रदूषक इसके दुष्प्रभाव को बताएं। मुख्य वायु प्रदूषक इसके दुष्प्रभाव क्या क्या पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ना, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO, ठीक ना, यानी कि कार्बन, वो मतलब कि मोनोऑक्साइड। इसकी उत्पत्ति मुख्य स्रोत स्वचालित वाहनों से होता है, माने कि जो अपने से चलने वाली गाड़ी होती है उसमें होता है, तथा घरों में जीवाश्म ईंधन यानी कि डीजल, पेट्रोल, कोयला, ये सब जो होता है सका जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि ये सब ईंधन का निर्माण जीवाश्म से हुआ है, ठीक है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये सब के अपूर्ण दहन से, मतलब कि जब पूरा पूरा नहीं जलता है तो उसमें से कौन सा गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। यह एक विषैली गैस है जो श्वास के द्वारा शरीर के अंदर पहुंचकर रक्त को ऑक्सीजन ढोने की क्षमता को कम करती है। मतलब कि एक विषैला गैस जो सांस की प्रक्रिया लेता है, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड जब जाता है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देता है और रक्त का प्रवाह पूरा तरह से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम लोग का क्या होता है, तो दिल के दौरा पड़ता है और उसमें हमको क्या होता है, मृत्यु तक भी हो सकता है। अधिक मात्रा में गैस ग्रहण करने पर मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह से क्या है, विषैला गैस है। आगे बोलता है दूसरा प्रदूषक क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा प्रदूषक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यह वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण गैस है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है ना, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, जो कि वायुमंडल में 0.03% उपस्थित है, ठीक ना। और इसके अलावा भी गैस उपस्थित है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस है ना, तो नाइट्रोजन गैस कितना है, तो नाइट्रोजन गैस 78% है, ठीक ना। और ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस 21% है। तो ये दोनों मिल करके ही 99% हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है ना, तो क्या है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसके अलावा में आर्गन, तो फिर हीलियम, ये सब जितना भी गैसेस है ना, सब 1% में शामिल हो जाते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है जिसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पेड़ पौधा करता है और इसको निर्माण करके ऑक्सीजन देता है। यह वायुमंडल में औसत तापमान लगभग 15.5 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है और उसमें मदद करता है। लेकिन मानव क्रियाकलाप के कारण इसके वायुमंडल में निरंतर मात्रा बढ़ जाती है, मतलब कि दिनों में प्रक्रिया करता है, गैस धुआं छोड़ता है ना, सिलेंडर से जलने के बाद, अथवा गाड़ी के सिलेंडर धुआं छोड़ता है चलने के बाद। इस तरह से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। इस कारण वायुमंडलीय औसत तापमान वृद्धि हो रही है, जिसे विश्व तापन कहते हैं। इस तरह से तापमान बढ़ता है ना, वायुमंडल का जब तापमान बढ़ता है किस विधि से, तो क्रियाकलापों के माध्यम से जब वायुमंडल का तापमान बढ़ता है तो उसे कहते हैं विश्व तापन, यानी ग्लोबल वार्मिंग, ठीक ना। इसके कारण ध्रुवीय हिमखंडों का पिघलना होता है, समुद्र के जल के स्तर में वृद्धि होती है और जलवायु परिवर्तन आदि समस्या उत्पन्न हो रही है ना। इससे क्या होता है, तो जलवायु परिवर्तन होता है और समस्या इससे उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है कि देखो, पृथ्वी के दोनों ध्रुव पर में से एक ध्रुव तो खूब महत्वपूर्ण है, जिसे बर्फ के रूप में जमा हुआ है, और बर्फ गर्मी पा कर होता है, पिघलता है, जिसे
समुद्र के जल स्तर ऊपर उठ जाते हैं और इससे संभावना रहता है कि आगे चल के भविष्य में खतरा हो। और उसके अलावा एक वायु प्रदूषक है जिसका नाम है सल्फर डाई ऑक्साइड, है ना। या तो सल्फर के ऑक्साइड, तो सल्फर के बहुत सारे ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सभी क्या है, वायु के प्रदूषक हैं। वायुमंडल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक को सल्फर के ऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि भी है। इनका उत्पत्ति ताप नियंत्रित घरों में होता है ना। इसका उत्पत्ति कहाँ होता है, तो ताप नियंत्रित घरों में होता है, ठीक ना। जैसे कि देख रहा हो, ईंधन के रूप में कोयला गैस को जब जलाते हैं तो इसको जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोयला को जलाने से क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है। गैस को श्वास में ग्रहण करने में से दमा होती है और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी होती है ना। दमा मतलब कि बार बार खांसने की बीमारी जो होता है इसे दमा कहलाता है। और ब्रोंकाइटिस यानी कि फेफड़े के सबसे अंतिम भाग वाले जो कोशिका रहती है, तो भाग उसका रहता है फेफड़ा का, उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। उसको में श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं। और सल्फर के ऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त होकर के जलवाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, है ना। मतलब कि सल्फर का जो ऑक्साइड है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड या तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना, ये सब क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, जलवाष्प कहने का मतलब कि पानी के छोटे छोटे जो कण होते हैं वायुमंडल में, है ना, उसको से अभिक्रिया कर करके सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, ठीक ना। और अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आते हैं, जिससे बहुत सारा नुकसान होता है। ये वर्षा जल के साथ मिल करके क्या होता है, अम्ल वर्षा के रूप में नीचे आता है, ठीक ना। आगे कहता है कि तो अम्ल वर्षा के रूप में कहाँ आता है, तो धरती पर आता है ना। और पृथ्वी पर गिरता है तो अम्ल वर्षा का प्रभाव सजीव और निर्जीव दोनों पर देखने को मिलता है। सजीवों पर देखने को मिलता है, कुछ त्वचा पर प्रभाव डालता है ना। निर्जीवों पर जैसे बिल्डिंग, घर, मीनार, ये सब पर देखने को तो संक्षारित हो जाता है, जंग लगने लगता है, नोनी लगने लगता है, उसे उसकी क्षमता कम होने लगती है। आगे एक प्रदूषक है वायु प्रदूषक जिसका नाम है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, है ना। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, ये सब जो है इस तरह से क्या है, इसका यौगिक है जो वायु प्रदूषक है, ठीक ना। तो इसको भी आगे अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में स्वचालित वाहन, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने वाले कारखाने, है ना, स्वचालित वाहन जो होते हैं सो उसमें ईंधन का जो उपयोग होता है उसमें, और उर्वरक फैक्ट्रियाँ जो खाद बनती है उस फैक्ट्री में, पेट्रोलियम परिष्करण यानी पेट्रोलियम जो रिफाइनिंग होता है, शुद्धिकरण होता है, बाष्पीकरण होता है ना, उसमें भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। ये ऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से संयोग करके नाइट्रोजन के नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो नाइट्रोजन के नाइट्रिक अम्ल निर्माण करते हैं, है ना। और उससे क्या होता है कि वायु प्रदूषित होता है। आगे कहता है कि ये अम्ल नाइट्रिक अम्ल होता है जो वायु प्रदूषण के साथ साथ वर्षा जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल वर्षा का निर्माण करता है। जैसे कि, है ना, ये बादल के साथ नाइट्रिक अम्ल क्या करता है, अभिक्रिया करता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, ठीक ना। तो इस तरह से अभिक्रिया करता है तो ये वर्षा जब बूंद के रूप में नीचे आता है तो अम्ल वर्षा का रूप ले लेता है। और अम्ल वर्षा जो होता है ना, से मकान, इमारतें सबके क्षमता जो कची करता है घटा देती है और उसे खराब कर देती है। इसके साथ साथ कची करता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आंखों में जलन महसूस करती है और इसे श्वसन संबंधी भी रोग उत्पन्न कराता है। उसके अलावा भी एक प्रदूषक है जिसका नाम है धुआं। धुआं भी एक तरह से क्या है, वायु प्रदूषक है। घरेलू ईंधन के अपूर्ण दहन मतलब कि पूरा नहीं जलने के बाद कल कारखाने एवं स्वचालित वाहनों में धुआं वायुमंडल से मुक्त होता है और धुएं में ठोस तथा तरल दोनों प्रकार के सूक्ष्म कण होते हैं। इसके अलावा इसमें हानिकारक गैसें कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी उपस्थित हो सकती है। इस कारण आंखों में रोशनी की कमी होती है और इसकी बीमारियां हो जाती है ना। मैंने धुआं से जाता है, धुआं से बहुत सारी बीमारी होता है, जैसे कि सबसे पहले कच्ची कि आंखों में जब जाते हैं तो आंखों में रोशनी की कमी होती है, कई प्रकार की बीमारियां होती है। दिन में अधिक औद्योगिक क्षेत्र में धुआं कोहरा के साथ मिलकर के धूम कोहरा का निर्माण करते हैं। उद्योग का धुआं होता है, जो फैक्ट्री का धुआं होता है, स्मोक, ठीक है, वो फॉग कोहरा के साथ, कुहा जिसको बोलते हैं, कुहासा, उसके साथ मिलकर क्या बनाता है, तो धूम कोहरा जिसको बोलते हैं स्मोक, ठीक है। और इससे दमा, खांसी, गले में खरखराहट उत्पन्न होती है। धूम कोहरा के कारण दृश्यता में कमी हो जाती है, यानी कि धूम कोहरा जब हो जाता है तो आगे आगे बहुत कम दूरी दिखाई देता है, जिसके वजह से परिवहन में भी तकलीफ होती है और चलने में भी तकलीफ होता है। ऐसे को दुर्घटना होने की संभावना थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसके कारण थोड़ा सा सोच समझ के सड़क किनारे चलना चाहिए। इसके अलावा भी एक प्रदूषक है जिसका नाम है एरोसोल, ठीक है। एरोसोल क्या है, वायुमंडल में उपस्थित निलंबित सूक्ष्म कण, ठोस या तरल कण बादल को एरोसोल कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल में जो उपस्थित है निलंबित कण यानी कि छोटे छोटे कण, इस छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं, एरोसोल कहते हैं, ठीक है, जो सूक्ष्म कण है। वायुमंडल में
वाष्प के रूप में मुक्त रहते हैं। ये सब क्या होता है, वायुमंडल में कच्चे के रूप में रहता है, वाष्प के रूप में मौजूद रहता है, ठीक ना। आगे कहता है जिसमें कच्चे होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, यानी कि CFC। यह भी एक प्रकार का एरोसोल है जो वाष्प के रूप में निकलकर वायुमंडल में चला जाता है, भाप के रूप बन करके कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में। लेकिन ये रहता कहाँ है, तो CFC जो है ना, इसका प्रयोग शीत उपकरण मानी कि ठंडा करने वाले उपकरण जैसे कि एयर कंडीशनर यानी कि AC, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, है ना, शीतलक कूलर, है ना, ये सब के रूप में उपयोग होता है। इसका उपयोग के दौरान वायुमंडल में मुक्त होकर वायुमंडल में आगे बढ़ करके धीरे धीरे ओजोन परत को, है ना, जो ओजोन परत पृथ्वी को सुरक्षा कर रही है ना, वायुमंडल के परत में समताप मंडल के ऊपर उसको काची करता है, तो नुकसान पहुंचाता है, अवक्षय करता है। ओजोन परत पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों की काची करता है, रक्षा करता है। देखो ओजोन जो है हमारे पराबैंगनी किरण, सूर्य में जो सूर्य का प्रकाश है पराबैंगनी किरण उसको से रक्षा करता है। लेकिन जो CFC जो है ना, क्लोरीन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन में तोड़ देता है और ओजोन को क्षय करता है, यानी कि ओजोन को खराब कर देता है। इस प्रकार ओजोन परत का अवक्षय होता है और कई स्थानों पर खास करके अंटार्कटिका के ऊपर, कहाँ, तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की एक पतली परत बन गया है जिसे हम लोग काची कहते हैं, ओजोन छिद्र कहते हैं, ठीक है। हालांकि वो छिद्र के रूप में नहीं है ना, ओजोन है ना, उसका भाग पतला हो गया, लेयर क्या हो गया है, पतला हो गया, ठीक है, लेयर पतला हो गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन छिद्र के नाम से जानते हैं। और इससे पता चलता है कि अगर ओजोन छिद्र किसी डायरेक्ट माध्यम पृथ्वी के सतह पर आ गए, है ना, ओजोन छिद्र से डायरेक्ट माध्यम से मनुष्य के शरीर पर पड़ेगा तो उसे त्वचा कैंसर हो सकता है ना। इस तरह के अनेकों बीमारियां हो सकती है। जैसे कि देखो क्या रहेगा कि उपग्रह द्वारा, ठीक है, उपग्रह द्वारा पृथ्वी का चित्र है, पृथ्वी का चित्र में से ये ओजोन का छिद्र दिखाएगा, ठीक है। ये ओजोन का छिद्र गाढ़ा रूप से जो है ना, ये वाला भाग उसको क्या छिद्र, ओजोन छिद्र से बतलाएगा, यानी कि यहाँ पर जो लेयर है बहुत पतला है जिसके वजह से धरती के भाग को नजर साफा साफ आता है ना। उपग्रह द्वारा लिया गया, सैटेलाइट द्वारा लिया गया। आगे बोलता है कि उसके अलावा त्वचा कैंसर के अलावा मोतियाबिंद होते हैं सकते हैं, है ना। इसमें पेड़ पौधे के होने वाले प्रकाश संश्लेषण के बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, यानी कि पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्लो हो जाती है, पत्तियां मुरझाने लगती हैं, आदमी की त्वचा पर फुंसियां होने लगती हैं, है ना। इस तरह की अनेकों बीमारियां होने लगती है और इसीलिए ओजोन परत की सुरक्षा बहुत जरूरी है। ओजोन परत की सुरक्षा क्या होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। और CFC वाले अवक्षयकारी पदार्थों का धीरे धीरे कम उपयोग करना चाहिए, ठीक है, यानी कि ऐसे फ्रिज कूलर का उपयोग कम करना चाहिए। इसके कम करने क्या सकता है, वैज्ञानिकों ने CFC का अध्ययन पर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आदि रसायनों का उपयोग पर बल दिया, है ना। कहता है कभी अति सॉरी कभी नहीं, है ना, साइंटिस्ट जी कहते हैं, है ना, कहते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग ना करो, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करो, उससे थोड़ा सुरक्षित है और कम प्रदूषण फैलाता है। इसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है उसका उपयोग करो, उससे सुरक्षित है और कम प्रदूषण फैलाता है, ठीक है, यानी कि CFC के जगह पर इसका उपयोग करें, ठीक है। और उसके बाद आता है अम्ल वर्षा, ठीक है। अम्ल वर्षा क्या है, ठीक है। तो देखो अम्ल वर्षा कहने का मतलब होता है कि जब वायुमंडल में वायु प्रदूषण होता है, मतलब कि हवा में बेकार की चीज मिल जाती है जिससे वायु प्रदूषित होता है, और वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से वह क्रिया कर लेता है तो उससे जो जल हो जाता है सो अम्लीय हो जाता है, ठीक है। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में उपस्थित सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अभिक्रिया करके जलवाष्प के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि देखो जलवाष्प, जल का सूत्र H2O और सल्फर एस और इसके साथ ऑक्साइड O2, तो ये सब अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, ठीक है। तो इसे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं और ये जल में मिश्रित रहता है ना। तो वर्षा हो रहा है तो जल ज़्यादा मात्रा में, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एक तरह से बहुत खतरनाक अम्ल है और इस तरह के जो अम्ल होते हैं से कैसे होते हैं, अम्ल वर्षा के रूप में नीचे आते हैं। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल भी है, तो नाइट्रिक अम्ल भी कुछ इसी प्रकार से जल से अभिक्रिया करता है नाइट्रोजन के मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो इससे बनता है क्या, तो नाइट्रिक अम्ल बनता है, ठीक है। और ये वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, तो अम्ल वर्षा कहते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि बढ़ते औद्योगिकरण के तथा जीवाश्म के ईंधन का उपयोग के कारण अम्ल वर्षा अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गए है ना। इसमें कहा अम्ल वर्षा जैसे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गए। अम्ल वर्षा के कारण नदियों, तालाबों, झीलों आदि जल की अम्लीयता बढ़ती जाती है जिसके कारण पानी पीने लायक नहीं रह जाता, और पानी की अम्लीयता बढ़ जाने के कारण उसमें जो भी जीव रहते हैं तो क्या होते हैं, मर जाते हैं और पूरी तरह से अच्छा से जीवित नहीं रह पाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो तुम चित्र में देख रहा होगा, है ना, ये क्या हो रहा है कि ये धरती के सतह पर, है ना, फैक्ट्री लगे हुए हैं, बिल्डिंग है ना, पेड़ पौधे हैं, फैक्ट्री लगे हुए, फैक्ट्री के जो धुआं है ना, कैसे क्या निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। तो सल्फर के ऑक्साइड जल से विक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना रहे हैं, और जबकि नाइट्रोजन के नाइट्रिक अम्ल बना रहे हैं। और ये बादल जब बरस रहे हैं तो बादल क्या कर रहा है, अम्ल के साथ बरस रहा है, इसलिए ये वर्षा क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा। और ये पानी कहाँ जा रहा है, तो ये पानी जा रहा है जलाशय में, नदी, तालाब, झील, पोखरा, जिसके वजह से पानी का क्या हो रहा है, अम्लीयता बढ़ते जा रही है, और यहाँ पर उपस्थित मछलियाँ जब क्या जो होता है, मरते जाता है, और जीवों की संख्या यहाँ पर कम होती जाती है, ठीक ना। इस तरह से अम्ल वर्षा होता है। आगे बोलता है अम्ल वर्षा के कारण भूमि की अम्लीयता भी बढ़ जाती है, जिससे इनकी उर्वरता कम हो जाती है, और इसे कीमती पत्थरों से बनी ऐतिहासिक स्मारक कलाकृति भवन भी क्षति होती है। अम्ल वर्षा होने के कारण बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग जो होता है वो भी क्या होता है, बेकार हो जाता है, और उसकी सुंदरता क्या होती है, कम जाती है। ऐसा माना जाता है कि अम्ल वर्षा के कारण आगरा में स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल जो है और न्यूयॉर्क में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो अपनी प्राकृतिक चमक खो चुके हैं, मतलब कि अब उतना चमकता नहीं है। इसके कारण संगमरमर से बने ताजमहल का संक्षारण हुआ है, और इस परिघटना को संगमरमर का कैंसर कहा जाता है। माने कि इस तरह से इसको क्या कहता है, पत्थरों पर उसकी सुंदरता कम हो जाना, बेकार हो जाना, इसको क्या कहलाता है, संगमरमर का कैंसर कहलाता है, ठीक ना। आगे बोलता है कि आगरा के निकट है ना, आगरा के निकट मथुरा तेल परिशोधक कारखाना में उत्सर्जित काजलकन है ना, जैसे निलंबित कारण ताजमहल को भी रंग पीला हो रहा है। मतलब कि देखो यहाँ पर तेल शोधक कारखाना, उससे भी छोटे छोटे कण निकलने वाले, उसको क्या नाम दिया गया है, काजलकन दिया गया है। और इससे भी जो निकलता है ना, उसे क्या कहते हैं कि ताजमहल का प्रदूषक है, ताजमहल पे पीलापन रंग ला रहा है, क्या लग रहा है, पीलापन लग रहा है, ठीक ना। देखो यही ताजमहल है, ठीक ना, मकबरा है शाहजहाँ का, ठीक ना, और इसकी सुंदरता क्या हो रहा है, ताजमहल अम्ल वर्षा के कारण कम हो रही है, ठीक है। आगे की करा कि सर्वोच्च न्यायालय ने ताजमहल को सुरक्षित रखने का उद्देश्य से आगरा तथा उसके आसपास के अवस्थित उद्योगों को क्या कर दिया, संपीड़ित गैस का उपयोग करने के लिए बोल दिया, है ना। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम से चलने वाला ईंधन को खत्म कर दो, और कौन से चलाओ, सीएनजी से चलाओ, जो कि प्रदूषण मुक्त है, या तो फिर द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, जो घरेलू ईंधन होते हैं गैस वाले, उसका उपयोग करो, है ना। और इसके साथ साथ क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक का उपयोग करो, और शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करो, माने कोई ऐसा पेट्रोल जिसमें शीशा की मात्रा ना हो वैसा उपयोग करो, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड का कण ना छोड़े और किसी तरह के प्रदूषण ना हो। अम्ल वर्षा का एक विचित्र दुष्परिणाम कुछ बरस पूर्व अमेरिका से प्रसिद्ध अमेरिकी नगर, औद्योगिक नगर डेट्रॉइट को देखने को मिला, जब एक दिन वर्षा जल लोगों करोड़ों के कपड़े जल गए और लोगों के शरीर पर छाले पड़ गए, है ना। एक अम्ल वर्षा का उदाहरण अमेरिका के शहर से भी मिलता है, सच मिलता है कि वहाँ अम्ल वर्षा जब बारिश हुई तो वहाँ क्या हुआ, तो एक दिन वर्षा के जल कपड़े सब जो था से कच हो गया था, जल गया था, आदमी के शरीर पर क्या हो गया था, छाला पड़ गया था। सोच लो कि अम्ल वर्षा कितना खतरनाक है ना। इस तरह से कचरा से इसको से बचना चाहिए। आगे बोलता है कि हरित गृह प्रभाव एवं विश्वतापन। हरित गृह प्रभाव एवं विश्वतापन क्या है, तो बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, शहरीकरण और बड़े पैमाने पर वनोन्मूलन माने वन के कटना, जीवाश्म ईंधन यानी कोयला का दहन, सीमेंट उत्पादन आदि के कारणों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है। कुछ ही कारण औद्योगिकरण, फैक्ट्री खुलना, औद्योगिकरण, बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ते कारण, बढ़ते जन्म दर के कारण, है ना। फिर शहरीकरण, शहर होने के कारण सब प्रदूषण फैल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तो वायुमंडल में मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा कुछ हो रही बढ़ रही। इन सभी के कारण पृथ्वी पर क्या हो रहा है, तापमान जो है से बढ़ोतरी हो रहा है ना, तापमान क्या हो रहा है, बढ़ोतरी होते चले जा रहा है। और इसी तापमान की वृद्धि को कौन कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव, क्योंकि ये गैस ग्रीन हाउस अर्थात हरित गृह प्रभाव उत्पन्न का है, तापमान में कुछ करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है। जिससे कि इसको हम लोग चित्र के माध्यम से देखते हैं। क्या हो रहा है, तो सूरज की प्रकाश की किरणें आ रहा है धरती पर, सूरज के प्रकाश की किरण क्या रहा है, धरती पर आ रहा है, ठीक ना। लेकिन पृथ्वी की सतह जो है सका उत्सर्जित विकिरण हो रहा है, जब सूर्य के प्रकाश किरण आ रहा है दिख रहे तो छोटे तरंग अवरक्त किरण में हो जाते बदल जाते हैं, और ये लंबी अवरक्त करने का परावर्तित होकर लौट करके फिर कहाँ जा रही है, पृथ्वी पर, क्योंकि वायुमंडल के ऊपरी वाले परत में कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, CFC, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये सब घेर के परत बना लिया है, जिसकी वजह से ये किरणें जो है वापस जा ही नहीं पा रही है, और वापस जा नहीं पा रही तो सब पृथ्वी पर आ रहा है, जिसकी वजह से तापमान क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, और यही विश्व तापन का समस्या बन रहा है, ठीक है। आगे कहता है कि ग्रीन हाउस वास्तव में ग्रीन हाउस के बातें काज करती है ना। और ये ग्रीन हाउस शीशे की तरह सूर्य के प्रकाश में उपस्थित द्रव्य को छोटी कणों वाले अवरक्त किरणों वायुमंडल में आने देती है, माने कि सूर्य के उपस्थित प्रकाश की किरणें में जो भी अवरक्त किरण है ना, गामा किरण, मतलब कहने का रेडिएशन वगैरह, अल्ट्रा वाइट किरण जो है उसको आने देती है। लेकिन
उत्सर्जित करने वाले विकिरण ग्रीन हाउस को आर पार नहीं कर पाते थे, लेकिन उसमें मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड चित्र में जो थे ना इस तरह के ये गैस के लेयर को क्या कर पाता है, पार नहीं कर पाता, तो उष्मा के रूप में नीचे रहता है, इस तरह से गर्मी बढ़ जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, कहता है पुनः पृथ्वी की ओर वापस लौट जाती है और इसी कारण पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो रही है। हरित गृह प्रभाव से प्राकृतिक रूप से होने वाली क्रिया धरती के तापमान के एक निश्चित स्तर बन रहा था। अगर यह क्रिया पृथ्वी पर न हो तो इस सतह पर औसत तापमान घट करके 0 से 15 मीटर नीचे चल जाएगा, परंतु ग्रीन हाउस गैसों के निरंतर मात्रा बढ़ने के कारण वायुमंडल में तापमान निरंतर वृद्धि हो रही है। पृथ्वी के तापमान के लिए वृद्धि का विश्वतापन कहा जाता है ना। मतलब कि अगर इस प्रकार के नहीं होगा तो ठंडा हो जाएगा पृथ्वी, लेकिन इतना ज़्यादा मात्रा में हो जा रहा है कि गर्मी का तापमान बढ़ जा रहा है, और यही प्रक्रिया को कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व तापन कहलाता है, ठीक है ना। और इसके होने के बाद से क्या होता है, बर्फ पिघलने लगता है ध्रुव पर के, और उससे क्या होता है कि समुद्र किनारे के जल स्तर बढ़ने लगता है, जिसके वजह समुद्री जितने भी शहर हैं किनारे वो संभावना रहता है कि क्या हो सकता है, डूब सकता है, ठीक है ना। अत्यधिक वर्षा होने से या तो फिर अत्यधिक सूखा भी इसको में सामना करता है, ठीक है ना। आगे बोलता है कि सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो सकती है। इससे क्या हो सकता है, सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां विलुप्त। विश्व तापन के कारण गंगोत्री हिम नदी भी पिघलकर 80 किलोमीटर तक सिकुड़ गया है ना। मतलब कि विश्व हिम नदी का है कि मतलब कि बर्फ से निकलने वाली नदी को हिम नदी कहते हैं, ठीक है ना। वो भी सिकुड़ कर क्या हो गया, 80 किलोमीटर तक का सिकुड़ गया, मतलब कि उतना ज़्यादा अब फैला हुआ नहीं, मात्र 0.5 डिग्री की वृद्धि हो ऐसा अनुमान है। मतलब कि अगर 0.5 डिग्री मतलब कि आधा डिग्री जिसको बोलते हैं, है ना, हाफ डिग्री, इतना वृद्धि होने से भी क्या हो सकता है, बहुत सारा प्रभाव पड़ सकता है। लगाया जाता है कि 2005 तक अंदाजा लगाया जाता है ऐसा कि 2050 तक, है ना, पृथ्वी का औसत तापमान 1.5 डिग्री से 4.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। अब सोचो कि उस टाइम कितना गर्मी रहेगा, अभी इतना गर्मी होते हैं, है ना। इस तापमान में वृद्धि से पृथ्वी पर गंभीर संकट उत्पन्न होने की संभावना है। ऐसा माना जाता है कि इस समय का जो बहुत ज़्यादा संभावना हो जाए, है ना। लेकिन हालांकि वो घड़ी ऐसे कूलर के और से उपयोग किया जाता है और फिर बढ़ेगा। इसी तरह से चाहिए अभी से समझदारी की CFC वाला नहीं, है ना, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो का उपयोग करें या तो फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करें। विश्व तापमान आज पूरे देश के लिए चिंता का विषय बन गया। इस समस्या पर विचार करने के लिए 1997 में जापान में क्योटो शहर का भूमंडलीय तापमान को वृद्धि के रोकने का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व में 142 भाग लिया। क्यों भाग लिया देश, 142 को, किसमें, तो जापान के क्योटो शहर में, है ना। भूमंडलीय ताप की वृद्धि को रोकने के लिए 1997 में मीटिंग बुलाया गया और इसको में भाग लिया। आगे बोलता है जी कि इन सम्मेलन ने सभी औद्योगिक देश में 2008 से 2012 तक 3 सबसे प्रमुख गैस कार्बन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड 1990 के उत्सर्जन 5% औसत कमी लाने का निर्धारित किया, है ना। 2008 से 2012 तक कैसे किया कि 5% में इसको मात्रा में कोशिश करेंगे, कमी करेंगे, अर्थात पेड़ पौधा लगाएंगे जरा वैसे हो जाएगा, इस की मात्रा कम जाएगा, ठीक ना। आगे कुछ कह रहा कि भोपाल गैस कांड, ठीक ना, भोपाल गैस कांड। अब देखेंगे हम लोग भोपाल गैस कांड, ठीक ना, भोपाल गैस कांड। इसमें क्या था, देखो भोपाल गैस में भी वायु प्रदूषण का ही उदाहरण से लेकर के, गैस है तो वायु है ना। वायु प्रदूषण का यह लोमहर्षक घटना मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ था। कितने हुआ था, तो 2 से 3 दिसंबर 1984 में मध्य रात्रि में हुआ था। 2 दिसंबर के, तो 3 दिसंबर में चल जाएगा रात के बाद 12 बजे का, मध्य रात्रि में घटी थी। यहाँ एक कीटनाशक दवा बनने वाली यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, है ना। कौन सी बनता था, तो कीटनाशक दवा बनता था, है ना। कौन सी उसका नाम था, उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या चीज नाम था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको शॉर्ट में MIC बोलते हैं। जहरीली गैस है एक तरह से, ठीक ना। और इसका रिसाव होने के कारण रात को हुआ, जिसके कारण पता नहीं चला और हजारों लोग मारे गए, है ना। लाखों लोग आज भी कुछ होते अपंगता का शिकार है, मतलब कि विकलांगता बनते हैं, उनको कच हो गया, प्रभावित कर दिया है, जो कि जेनेटिक गुण से अभी तक के वहाँ पर से इस तरह से कच होता है। भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो 2-3 दिसंबर 1984 को। अब बोलता है कि तब वायु प्रदूषण का नियंत्रण कैसे करेंगे, तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय है। पहला कि घरेलू ईंधन के रूप में कोयला लकड़ी का उपयोग कम से कम करना चाहिए। इसके जगह पर क्या करना चाहिए, LPG का, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण कमेगा। स्वचालित वाहनों का शीशा रहित वाला और सल्फर रहित वाला पेट्रोल का उपयोग करें, माने उसमें शीशा ना हो वैसा पेट्रोल करना चाहिए उपयोग, ठीक है, और जिसमें सल्फर ना हो वैसा का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा क्या करना चाहिए, देखो LPG चाहे तो CNG वाला गैस के टेम्पो का उपयोग करना चाहिए और गाड़ी का उपयोग करना चाहिए। और पेड़ पौधा का भी लगाना चाहिए, चित्र के माध्यम से बता रहा है, हालांकि आगे गुण में भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। कह रहा है कि स्वचालित वाहनों को इंजनों को नियमित देखभाल करनी चाहिए और उसमें प्रदूषण तो नहीं ज़्यादा दे रहा है, धुआं तो ज़्यादा नहीं दे रहा है, इसलिए किसका चाहिए, ठीक करवा लेना चाहिए। निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कुछ हो कम हो। माने कि सबको एक का स्कूटर से चलेंगे, एक टेम्पो से चलेंगे, एक गो
ज़्यादा प्रदूषण होगा, इसलिए चाहिए क्या चाहिए कि गाड़ी कम से कम हो और लोग सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें। साइकिल का उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। साइकिल का उपयोग अगर बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, प्रदूषण कम फैलेगा, कि साइकिल प्रदूषण मुक्त है। बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा पर नियंत्रण हो जाए और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड में गैस का अवशोषण हो जाए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए, जिससे प्रदूषण का हो जाए, कंट्रोल कुछ हो जाए, है ना। इस तरह से काम करना चाहिए। कल कारखाने की चिमनियाँ अधिक ऊंचाई पर चाहिए, है ना, और इससे दूषित गैसों को घनत्व तो कमी आती है। माने कि चिमनी के जो भट्ठा होता है ना, इसका जो है ना, इसका धुआं वाला का चाहिए बहुत अधिक ऊंचाई पर होना चाहिए, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल निचले सतह पर है ना, गर्मी सतह नीचे पलट रहा था, बहुत ज़्यादा अधिक ऊंचाई पर भेज देंगे तो उससे प्रभावित हम लोग को उतना नहीं होने वाला है ना। फिल्टर कर करके लगाना चाहिए। कल कारखानों को आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए और इससे वायु प्रदूषण दुष्प्रभाव में कमी होगी, है ना। मतलब कल कारखाना फैक्ट्री जैसे जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं उससे दूर होना चाहिए, ताकि प्रदूषण का प्रभाव बहुत कम पड़े। पटाखों का बहिष्कार करना चाहिए, कि पटाखा भी कुछ करता है, वायु प्रदूषण देता है, इससे वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की सहायता मिलेगी। पटाखा पर बहिष्कार मैंने बैन होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, वायु प्रदूषण पर कुछ अति मिलेगा, ठीक ना, सहायता मिलेगा, मदद मिलेगा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, है ना। मतलब कि गैर परंपरागत स्रोत कहेगा मतलब कि कच्चे प्रदूषण कम फैलाने वाला होता है, उसको उपयोग करना चाहिए। आम लोगों को वायु प्रदूषण तथा उसके दुष्प्रभाव की जानकारी देना चाहिए, ताकि प्रदूषण से सब कोई जानकार हो और इसके बारे में अध्ययन करे और इस पर रोकथाम किया जा सके, ठीक है ना। तो आगे अब पढ़ेंगे हम लोग जल प्रदूषण, ठीक है।